आज स्वतंत्रता दिवस हम मना रहे हैं। ये भारत राष्ट्र जो है ये अत्यंत प्राचीन राष्ट्र है। कितना प्राचीन है, कितने बरस हो गए। जैसे हम यदि इंग्लैंड के बारे में कहते हैं या अमेरिका के बारे में कहते हैं या पाकिस्तान के बारे में कहते हैं या जर्मनी के बारे में कहते हैं तो हम दिन बता सकते हैं कि कब से ये देश अस्तित्व में आया। लेकिन भारत कब से अस्तित्व में है बता नहीं सकते। इतना प्राचीन देश है। वेदों में भी इसका उल्लेख है, भारत का उल्लेख है। वेदों में एक राष्ट्र सूक्त ही है और वेदों में और एक जो उल्लेख है उसमें ऐसा है कि हमारी ये जो मातृभूमि है इसके अनेक बच्चे हैं। और वो बच्चे कैसे हैं तो वो अलग अलग कपड़े पहनते हैं, अलग अलग भाषा बोलते हैं, फिर भी वो एक दूसरों से बड़े प्रेम से रहते हैं। ये अपने मातृभूमि का वर्णन वेद काल का है। कल्पना कीजिए, यानी इसमें दो बातें बड़ी स्पष्ट भारत के बारे में तब से जो बताई गई वो हम समझ सकते हैं। एक यानी ये सारे एक ही भूमि के मातृभूमि के संतान हैं, यानी हम सब भाई बहन हैं, यानी हम सबको जोड़ने वाला सूत्र है। हम अलग अलग नहीं हैं, हम एक हैं। लेकिन दूसरा, हम विविध भी हैं। विविध यानी अलग नहीं, विविध यानी अलग अलग प्रकार से रहने वाले नहीं। विविध यानी एक ही बात अनेक दृष्टि से जब प्रकटित होती है उसको विविध कहते हैं। तो हम अनेक विविध भाषा बोलने वाले हैं, हम विविध तरह से कपड़े पहनने वाले हैं, ऐसा उसमें वर्णन है। तो हम ऐसे भूमि के लोग हैं, यानी भारत देश के पास एक ऐसा तत्व ज्ञान है कि हम अपनी पहचान कायम रख सकते हैं। मैं अहोम हूँ, मैं बोडो हूँ, मैं मारवाड़ी हूँ, मैं मराठी हूँ, मैं अरुणाचली हूँ, मैं तमिल हूँ। ऐसे अलग अलग अपनी पहचान हम कायम रखते हुए मैं भारतीय हूँ, इसका गर्व भी इसी देश में हम कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास विविधता को जोड़ने वाला तत्व ज्ञान है जो बाकी किसी देश में नहीं है। तो आज आप जानते हैं आज टेक्नोलॉजी ने क्या किया, पूरे दुनिया को पास में लाया। आज यदि अमेरिका में कुछ होता है हमें तुरंत पता चलता है, बांग्लादेश में कुछ हो रहा है हमें तुरंत पता चलता है, किसके ऊपर अत्याचार हो रहा है, कैसा हो रहा है, क्या हो रहा है, तुरंत पता चलता है। या कहीं तेल की कीमत बढ़ गई तो इसका परिणाम पूरे दुनिया में आता है। पूरा टेक्नोलॉजिकली हम पास आ गए। आज जाना है तो मैं 16 घंटे में 20 घंटे में पृथ्वी के बराबर अपोजिट जगहों पे जाके मैं पहुंच सकती हूँ। आज ऐसे वाहन आ गए, फिर भी यदि दुनिया के सारे लोगों को एक साथ लाने का साइंस टेक्नोलॉजी तो एडवांस हो गया, लेकिन एक साथ जब आते हैं, मेरी भाषा अलग है, आपकी भाषा अलग है, मेरे कपड़े पहनने का तरीका अलग है, इनका अलग है, तो हम एक साथ रह सकते हैं क्या? ये तत्व ज्ञान दुनिया के पास नहीं है। और तत्व ज्ञान नहीं है, फिर भी जब लोग एक साथ आते हैं वो एक दूसरों पे संशय करते हैं, ये कैसा होगा, ये मुझे लूटने आया है क्या, मैं इसको कितना ज़्यादा से ज़्यादा लूट सकती हूँ, ऐसे ही विचार चलते हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि पूरे दुनिया में आज अशांति है। आप देखिए लंदन में क्या हो रहा है, यूक्रेन में क्या हो रहा है, यूएस में भी समस्या है। और आपको पता है 11 सितंबर 2001 में क्या हुआ था, है ना, वो WTC टावर गिरा दिए थे। क्यों? क्योंकि विविध लोग एक साथ कैसे आना, ये बताने वाला एकमेव देश भारत देश है। लेकिन हमारा वो आत्मविश्वास आज जगा नहीं है।
वो हमें जगाना है। वो जगाना है तो इस भारत भूमि स्वतंत्र होनी है, ऐसा स्वामी विवेकानंद ने कहा। फिर उनकी जो शिष्या थी भगिनी निवेदिता, वो तो ब्रिटिश थी, मार्गारेट नोबल नाम था उसका। तो पहले तो उसको लगता था कि मेरा तो कार्य क्या है, भारत और ब्रिटेन को मित्र बनाना है। लेकिन जब उसने देखा कि ये ब्रिटेन तो भारत का शोषण कर रहे हैं, उन्होंने तो भारत को इतना गरीब बना दिया। अब जानते हैं, जब स्वामी विवेकानंद ये सारे उनके शिष्य फॉरेन के भी और भारत के भी, उनको लेकर कश्मीर गए थे, तो कश्मीर की घाटी में उनको तब भी वेदों की आवाज सुनाई गई। वो बोले यहाँ इतने संस्कृत के मंत्र बोले गए हैं, आज भी मुझे आवाज आती है, और यहाँ संस्कृत का कॉलेज बनाना है, जो कॉलेज संस्कृत में ही होगा, वहाँ डिग्री पोस्ट ग्रेजुएशन सारा संस्कृत में होगा। तो उन्होंने वहाँ के जो राजा थे उनको बताया। राजा ने बोला ठीक है, मैं जमीन देता हूँ, मेरा एक बहुत बड़ा महल है, वहाँ तो बहुत सारे कमरे हैं, आपको तुरंत कॉलेज शुरू कर सकते हैं। तो स्वामी विवेकानंद को अभी सिर्फ ब्रिटिश सरकार की अनुमति लेनी है। लेकिन जब उन्होंने ब्रिटिश सरकार को पूछा, ब्रिटिश सरकार ने बोला नहीं, हम आपको कश्मीर में संस्कृत कॉलेज शुरू नहीं करने देंगे, आपको और कहीं करना है तो कर सकते हैं, कश्मीर में नहीं करने देंगे। पहले से ही उनका षड्यंत्र पक्का था, क्या तोड़ना है भारत का, क्या करना है। तो जो भगिनी निवेदिता थी उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ब्रिटिशों को क्या समस्या है यहाँ संस्कृत कॉलेज शुरू करने के लिए। तो वो तो लंदन की जानी मानी शिक्षाविद थी, तो उन्होंने वहाँ पत्र लिखे कि आप कुछ भी कीजिए, लेकिन ब्रिटिश सरकार से अनुमति दिलवाइए ये संस्कृत कॉलेज शुरू करने के लिए। लेकिन नहीं मिली, अनुमति मिली नहीं। यदि उस समय मिल जाती, संस्कृत कॉलेज शुरू हो जाता, तो शायद हमारा इतिहास और कुछ अलग होता। अब तो जम्मू कश्मीर बहुत अलग अच्छे रास्ते पे चल रहा है भारत के साथ, यानी भारत ने जो 370 हटा दिया, भारत का अंग बन के चल रहा है। लेकिन इतने वर्षों का वहाँ जो सारी समस्याएं हुई वो कुछ नहीं होती। लेकिन तब मार्गारेट नोबल जो सिस्टर निवेदिता बन गई थी, उनके ध्यान में आया कि नहीं, और फिर वो स्वामी जी के साथ बैठते हुए ये सारा पढ़ रही थी, एकम सत विप्राह बहुधा वदंती ईशावास्यमिदं सर्वम। फिर उनको लगा कि नहीं, यदि पूरी मानव जाति को, यदि कोई देश सच में जीवन कैसे जीना है सिखा सकता है, तो वह भारत देश है। लेकिन भारत देश को वो सिखाना है तो पहले उस देश में राजकीय स्वातंत्र्य भी प्राप्त करना होगा, तभी भारत ये कर सकता है। इसीलिए भारत स्वतंत्र होना होगा। ऐसा करते हुए फिर भगिनी निवेदिता स्वयं क्रांतिकारियों के साथ काम करना शुरू करती है। यानी उस समय अपने भारत में जहाँ जहाँ क्रांतिकारक थे, उन सबको कोऑर्डिनेट करने वाली जो अखिल भारतीय 5 लोगों की टीम थी, उस टीम या कमिटी थी, उस कमिटी में सिस्टर निवेदिता थी, और उसने बहुत कार्य किया, राजकीय स्वातंत्र्य मिलना चाहिए। तो ऐसा चाहे भारत में जन्मा हो, चाहे भारत के बाहर जन्मा, लेकिन भारत में आकर भारतीय तत्व ज्ञान समझता हो, वो व्यक्ति वही देखता है कि भारत को स्वातंत्र्य चाहिए, क्योंकि भारत का कोई प्रयोजन है। अभी हमें स्वातंत्र्य तो मिल गया, लेकिन वो प्रयोजन हमें यदि याद नहीं है, तो इस स्वातंत्र्य का हम पूर्ण रूप से उपयोग नहीं कर सकेंगे। तो पहले तो बहुत गरीबी में थे, इतनी गरीबी थी कि बस अपना देश स्वतंत्र होने के बाद कहीं भी बाहर जाना है तो हमारे मंत्री भिक्षा मांगते हुए ही जाते थे कि हमें कुछ पैसा दीजिए, अनाज दीजिए, ऐसी स्थिति थी। जबकि ये भारत इस दुनिया का सबसे धनी देश रहा है। एक आप बाद में कभी इंटरनेट में डाल के देख सकते हैं, एक एंगस मैडिसन है। उस एंगस मैडिसन ने
उसके पहले एक पॉल बैरोच ने एक आर्टिकल लिखा और उसने उसमें बोला कि 17वीं सदी में भारत इस दुनिया का सबसे धनी देश था। तो ये एंगस मॉडिसन बोला ये पॉल बैरोच पागल हो गया, इसको पता नहीं है भारत तो इतना गरीब है और ये ऐसे कैसे बोल रहा है। ये 1984 की बात है। तो एंगस मैडिसन ने कहा ये संभव ही नहीं। फिर उसने ग्रांट मिलवाई 3-4 देशों से, एक रिसर्च टीम बनवाई। क्यों? पॉल बैरोच झूठा है ये सिद्ध करने के लिए। और रिसर्च शुरू किया। कहाँ से शुरू किया? एक सीई, पहले हम एडी कहते थे, आजकल हम सीई कहते हैं ना, कॉमन एरा। तो ईस्वीसन 1 से शुरू करते हुए अभी तक पूरे दुनिया में सबसे धनी देश कौन सा रहा है, ऐसा अध्ययन किया, रिसर्च किया, बहुत बड़ी रिसर्च टीम लेके। और फिर उसने देखा कि पॉल बैरोच सिर्फ 17वीं सदी के लिए ही सही नहीं था, सच में ये भारत देश 1 सीई से लेकर 1700 सदी तक इस दुनिया का सबसे धनी देश था, सबसे धनी देश। और फिर ब्रिटिश धीरे धीरे आना शुरू हो गया और धीरे 18वीं सदी, फिर 19वीं सदी। और 18वीं सदी में कभी चाइना धनी था, कभी भारत था, फिर चाइना भी नीचे गिरने लगा, भारत भी नीचे गिरने लगा, क्योंकि ब्रिटिशों ने सारे देशों को लूटना शुरू किया। आज फिर से भारत ऊपर उठ रहा है। आप तो जानते ही हैं 5वें स्थान पे आ गया है और वो कहते हैं 2030 तक 3रे स्थान पे भी आ जाएगा। लेकिन यदि हम सब ये समझते हुए जो भी काम करेंगे अपने अपने क्षेत्र में बड़ा दम लगा के, पूरी ताकत लगा के करेंगे, तो 2030 की राह देखने की भी जरूरत नहीं है। ऐसी इस राष्ट्र की ताकत रही है। आप यदि किसी भी प्राचीन देश के प्राचीन ग्रंथ पढ़ते हैं जिसमें भारत का उल्लेख है, तो वो क्या कहते हैं भारत के बारे में पता है? अद्भुत देश, अद्भुत देश। उस देश का धन इतना है कि उसके जो मिट्टी के ढेले हैं उससे दूर दूर के देश को अनाज देने की ताकत इस देश में है। कोई फिर ये जो आप कभी दिल्ली जाएंगे तो जो आपके पेरेंट्स आपको यदि लेकर जाते हैं तो उनसे आग्रह कीजिए, बड़े होने के बाद तो आप जाने ही वाले हैं, तो जब जाएंगे तो जरूर आग्रह से अक्षरधाम देखने जाइए। उस अक्षरधाम में वहाँ एक संस्कृति विहार है, यानी ऐसी नदी बनाई है छोटी सी, उसमें एक बोट है, बोट में बैठना है। बोट के दोनों तरफ प्राचीन भारत के चित्र दिखाई दिए हैं। अभी मीनू चक्रवर्ती ने भारत में क्या क्या था हमें बताया ना, तो जो प्लास्टिक सर्जरी होती थी वो सर्जरी का दृश्य है, ऐसे सारे दृश्य है। पूरा भारत का वैभव देखते हुए हम जा सकते हैं। लेकिन उस संस्कृति विहार में बोट में बैठकर जाने के लिए जो टिकट खरीदना है, उसका जो वेटिंग हॉल है, उस वेटिंग हॉल में फॉरेनर्स के कोटेशंस लिखे हैं, बड़े सुंदर कोटेशंस भारत के बारे में। उसमें एक कोटेशन जो है अपोलोनियस करके था, ग्रीक हिस्टोरियन था, उसका भारत के बारे में लिखा हुआ एक कोटेशन है, द इंडियंस आर possessing everything but they are possessed by nothing. Very important, हाँ? Indians are possessing everything, यानी भारतीयों के पास सारे साधन हैं, साधनों की कोई कमी नहीं, बड़े संपन्न हैं। They are possessing everything but they are possessed by nothing. लेकिन वो किसी साधन के गुलाम नहीं है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। अभी जैसे आज का एक साधन है मोबाइल, है ना, तो हमारे पास मोबाइल होता है, लेकिन हम मोबाइल के गुलाम भी बन जाते हैं ना। फिर मोबाइल ही देखते रहेंगे, या टीवी का गुलाम बन जाएंगे, या टैबलेट का गुलाम बन जाएंगे। यानी साधन होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम उसके गुलाम नहीं हैं।
ये हमारे गुलाम है, ये हमारे काम के लिए है, हमें हमारा जिंदगी बर्बाद करने के लिए नहीं है। ये समझने वाला देश भारत था, संपन्न था, वैराग्यशील भी था, ऐसा देश था। आप सब में ऐसा होना है, वैभव प्राप्त करना है, लेकिन आप वैभव से अटैच नहीं है। समय आ गया तो जमीन पे भी ऐसा हाथ रख के हम सो सके, ऐसा होना है। मैं आपको एक कैसा होना है इसके एक छोटे सा आज का उदाहरण बताती हूँ। एक श्रीधर वेम्बू करते हैं, आप बाद में फिर से इंटरनेट में ज़ोहो कॉरपोरेशन ऐसा डाल के देख सकते हैं। ज़ोहो, ZOHO, आपने शायद सुना भी होगा। तो श्रीधर वेम्बू अमेरिका के टॉप मोस्ट CEO थे, टॉप मोस्ट 25 में, यानी बिलियंस ऑफ प्रॉपर्टी। तो उन्होंने देखा कि वहाँ भी हमेशा एक क्या है, रेस है। यानी यदि मैं लेटेस्ट मॉडल कार का खरीदता हूँ तो लोग कहते हैं इनके पास तो इतना पैसा है, ये खुद का विमान क्यों नहीं रखते। तो बोले बस मैं मेरा पैसा ऐसे ही सारा स्टैंडर्ड फिर सारे ब्रांडेड कपड़े सारे इसी में मैं पैसा खर्च करूँगा। और नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा, मेरा जीवन मेरे देश के लिए है। ऐसा करते हुए वो IT में है, यानी ये माइक्रोसॉफ्ट को टक्कर दे रहे हैं वो अभी। तो वो वहाँ से भारत आए, तमिलनाडु के हैं, तेनकाशी करके एक गांव है। फिर उन्होंने कहा कि अपने देश के गांव-गांव के बच्चे बड़े बुद्धिमान हैं, सिर्फ उनको थोड़ा ट्रेनिंग देने से वो IT में बहुत अच्छा काम करेंगे। और उन्होंने उनके गांव में काम करना शुरू किया। इतना सिंपल, अभी वो गांव के दुकान में जाके शर्ट खरीद के लाते हैं, वो पहनते हैं, साइकिल पे घूमते हैं और भारत के टॉप मोस्ट IT सिक्रेसी कैसी होनी है, सिक्योरिटी कैसे होनी है, प्रोटेक्शन कैसा करना है। क्योंकि आप जानते हैं सारा कुछ आजकल इंटरनेट पे चलता है, सारा कुछ ऑनलाइन चलता है, बहुत सारा। यानी हमें अपने शस्त्रास्त्र भी उपयोग करना है, जैसे मिसाइल का उपयोग करना है, तो इसके लिए भी हमें क्या लगता है, कंप्यूटर लगता है। और यदि उस कंप्यूटर्स में जो चिप्स है, उसका जो प्रोग्रामिंग है, वो यदि चाइना ने बनाया है, अमेरिका ने बनाया है, हमें पता नहीं उन्होंने उसमें और क्या किया है, हम जो भी करते हैं वो उसका उपयोग कर सकते हैं, वो जान सकते हैं, ऐसा संभव है। इसीलिए हमारा चिप होना है, हमारी टेक्नोलॉजी होनी है। इसके लिए भारत सरकार ने उनको अपने कमिटी में लिया है। तो ऐसे सपने होते हैं, आप जब बड़े होंगे ऐसे सपनों से काम कीजिए। ये भारत राष्ट्र जब जब सामर्थ्यवान वैभवशाली होता है, वो दूसरों को दबाने के लिए नहीं होता है, वो मानव जाति की सेवा में होता है, उनको मदद करता है। जब आप जानते हैं ना, जब कोरोना आया था, वो जो वैक्सीन था, तो बाकी सारे वैक्सीन mRNA उसको लेकर थे, दे वेर नॉट एड्रेसिंग द वायरस फुल्ली। ऐसा वैक्सीन तो सिर्फ कोवैक्सीन था जो भारत ने निर्माण किया था और उसके साइड इफेक्ट नहीं थे। ऐसा वैक्सीन हमने निर्माण किया। अभी निर्माण करने के बाद हमने सिर्फ अपना ही नहीं सोचा, हमने 110 देशों को मदद की है उस समय। ये भारत ही कर सकता है। जब यूक्रेन में युद्ध हुआ, भारतीय लोग अटक गए, तो हमने सिर्फ भारतीयों को लेकर नहीं आए, हमने ये बांग्लादेश, ऐसे छोटे छोटे अनेक देश थे जिनके विद्यार्थी वहां अटके थे, हम उनको भी लेकर आए। यानी भारत का सामर्थ्य बढ़ता है, हम दूसरों को नष्ट नहीं करते हैं, मदद करते हैं। और हमें तो तत्वज्ञान भी देना है इस सारे दुनिया को। तो इसीलिए हमारा जो स्वातंत्र प्राप्त हुआ है, इतने सारे लोगों ने बलिदान किया। किस लिए? मैं अच्छा पढ़ूंगी, अच्छा जॉब लूंगी, मेरे लिए जीऊंगी, इसके लिए नहीं। वैसा तो हम ब्रिटिश इंडिया में भी जी रहे थे। अपना स्वातंत्र इसके लिए नहीं प्राप्त हुआ है, हमें
पूरे मानव जाति को मार्गदर्शन करना है, इस राष्ट्र को वैभवशाली बनाना है। तो ऐसा सपना लेकर कभी भी आपको कोई पूछता है कि तुम जीवन में क्या करना चाहते हो, तो आप बताइए आपका प्रोफेशनल एम है, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मैं आईटी इंजीनियर बनना चाहता हूँ, मैं आईएएस ऑफिसर बनना चाहता हूँ, ये प्रोफेशनल एम है। मैं टीचर बनना चाहता हूँ, ये प्रोफेशनल एम है। जीवन का लक्ष्य है मैं मेरे राष्ट्र को, पूरे मानव जाति को मार्गदर्शन कर सके ऐसा राष्ट्र बनाऊंगा। उसके लिए मैं कार्य करूंगा। उसके लिए मैं क्या करूंगा, जैसे श्रीधर वेम्बू की कहानी मैंने आपको बताई। उन्होंने कहा मैं देश की सिक्योरिटी और सीक्रेसी अपने सारे प्रोग्राम्स की, उसके प्रोटेक्शन के लिए काम करूंगा और मेरे देश के गरीब गांव के युवाओं को मैं ट्रेनिंग दूंगा आईटी का। वो कर रहे हैं। तो ऐसा सपना राष्ट्र के हित में, वो जीवन का लक्ष्य है। प्रोफेशनल एम अलग है। तो 15 अगस्त सारे बलिदानियों का, क्रांतिकारियों का जो बलिदान है उसको याद करेंगे हम, और उस याद करते हुए हम संकल्प लेंगे कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या होगा। ऐसा आप कीजिए। हर 15 अगस्त 26 जनवरी उसको याद कीजिए और उसके लिए स्वयं को तैयार करते रहिए। तभी हमारा ये स्वतंत्रता दिवस और भारत कैसा प्राचीन राष्ट्र है और इसका कैसे पूरे विश्व में प्रयोजन है, ये हम बता सकेंगे। एक छोटी सी बात मुझे बतानी थी, बता ही देती हूँ। एक्चुअली मुझे एक मीटिंग में जाना है, इसीलिए। तो महात्मा गांधी को एक बार किसी ने कहा कि गांधी जी, ये ब्रिटिशों ने तो भारत एक किया ना, पहले तो भारत एक नहीं था। तो गांधी जी बोले, किसने बोला? भारत सांस्कृतिक दृष्टि से तो हमेशा एक था। हमारे यहाँ जैसे विविधता कपड़ों की है, खाने की है, भगवान की है, पूजा की है, उत्सवों की है, उसी प्रकार राजकीय विविधता भी थी। कहीं राजा राज्य करता है, कहीं जनपद है, कहीं जनतंत्र है, ऐसी विविधता थी। लेकिन सांस्कृतिक दृष्टि से भारत एक था। फिर उन्होंने कहा, लेकिन फिर भी ब्रिटिशों ने तो भारत को एक किया ना। उन्होंने कहा, नहीं, ब्रिटिश भारत एक था, इसीलिए ब्रिटिश इसके ऊपर इतना जल्दी राज्य कर सके। ये महात्मा गांधी ने भी बताया है। तो ध्यान में रखिए, इस राष्ट्र की एकता अपनी संस्कृति में है, अपने तत्वज्ञान में है, और वो हमें पूरे विश्व को देना है। ऐसा संकल्प लेते हुए हम ये स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। इन सब ने जो अपना खून बहाया, उस खून की शपथ लेते हुए हम अपना जीवन कैसा जिएंगे ये तय करेंगे। नमस्ते।